हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में। दोस्तों, रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट समझने से पहले हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है कि हम रशिया की ज्योग्राफी समझें। रशिया की जो ज्योग्राफी है वो बहुत ही पिकुलियर, वो बहुत ही अजीब किस्म की है। तो रशिया के नॉर्थ में है आर्टिक सी, जो कि तकरीबन ही सारा साल जमा रहता है। रशिया के वेस्ट में है बाल्टिक सी, जहाँ पर बाल्टिक स्टेट्स मौजूद हैं, इस्तोनिया, लिथुआनिया, लातविया, और ये तीनों स्टेट्स जो हैं ये नेटो मेंबर्स हैं। रशिया के पास जो ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए एक वे बचता है वो है रशिया का साउथ, या रशिया का हम लोग कह लें साउथ वेस्ट, जहाँ पर मौजूद है ब्लैक सी। दोस्तों, ये जो ब्लैक सी है, ब्लैक सी की टिप पर मौजूद है एक नेटो मेंबर तुर्की, या तुर्कीये, इन्होंने अपना नेम चेंज कर लिया है। और अगर किसी तरीके से बॉस्फोरस स्ट्रेट भी क्रॉस कर ली जाए तो ईस्टवर्ड्स है स्वेज कैनाल, यानी कि वहाँ पर फिर एक और जिसे कहते हैं अमेरिकन अलाई इजिप्ट मौजूद है, और वेस्टवर्ड्स है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो जिसे कहते हैं ना कि एक जियो स्ट्रेटेजिकली बड़ा ही गला घुटा हुआ है रशिया का ट्रेड और कॉमर्स के मामले में। रशिया के बारे में साबका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड विंस्टन चर्चिल साहब ने बड़ी फेमसली एक बात कही थी कि रशिया इज़ अ रिडल रैप्ड इन अ मिस्ट्री इनसाइड एन एनिग्मा, कि रशिया एक ऐसी मिस्ट्री है जो कि मजीद रैप्ड है पहेलियों के अंदर, मिस्ट्रीज़ के अंदर, एनिग्मा के अंदर। अब यूक्रेन जो है, अगर हिस्ट्री थोड़ी सी मैं आपको बताऊं तो ये वेस्ट में फॉल करता है रशिया के, और ये साबका जो यूएसएसआर था उसकी एक सोवियत रिपब्लिक थी, उसकी एक ये रिपब्लिक थी। और इसने जो टाइज़ हैं दोनों ममालिक के आपस में वो बहुत ही कॉर्डियल रहे हैं थ्रू आउट हिस्ट्री। पॉलिटिकली ये लोग आइडियोलॉजिकली सेम पेज पर थे, यूएसएसआर के मेंबर्स थे। और यूक्रेन जो था वो रशिया के बाद सेकंड जिसे कहते हैं मोस्ट पॉपुलर स्टेट था यूएसएसआर की। पॉलिटिकल टाइज के अलावा दोनों ममालिक के दरमियान कल्चरल टाइज भी बहुत ज़्यादा हैं, खासतौर पर जो ईस्टर्न यूक्रेन है यहाँ पर मोस्टली एथनिक रशियंस रहते हैं। इकोनॉमिक टाइज अगेन दोनों ममालिक के दरमियान बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के हैं। वो इस तरीके से अब तो नहीं है, थे वो इस तरीके से कि दोनों ममालिक आप एक दूसरे के साथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर थे। फिर रिसेंटली यूक्रेन को ओवरटेक कर लिया चाइना ने, और चाइना की ट्रेड जो वो सबसे ज़्यादा होने लगी यूक्रेन से। वेस्टर्न ममालिक की ट्रेड ज़्यादा होने लगी जैसे जैसे यूक्रेन मज़ीद इंटीग्रेट होता गया यूरोप में, या उनकी जो जिसे कहते हैं विल या इंक्लिनेशन बढ़ती गई टूवर्ड्स यूरोप एंड यूरोपियन यूनियन। दोस्तों, कीव के बारे में अगर हम पढ़ें तो जो रशियन लिटरेचर है उसके अंदर भी बोला जाता है कि कीव इज़ द मदर ऑफ ऑल रशियन सिटीज़। और जब क्रिश्चियनिटी बाइजेंटियम रीजन जो है, जो आजकल प्रेजेंट डे तुर्की, या हम कह लें जो पहले एशिया माइनर था, यहाँ से स्प्रेड होकर आई थी कीव की जानिब। और कीव से ही जो भी जितने या बेलारूसियंस हैं, यूक्रेनियंस हैं, रशियंस हैं, ये तमाम जो अपना जिसे कहते हैं ना कि ओरिजिनेट कहाँ से होते हो, तो ओरिजिनेट ये तमाम जो एथनिसिटीज़ हैं ये कीव से हुई थी 8th और 9th सेंचुरी में। दोस्तों, अब हम बात करेंगे रशिया के इंटरेस्ट्स क्या हैं यूक्रेन के अंदर। सबसे पहला इंटरेस्ट तो वही सुपर पावर इमेज का है। जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ था तो उसके बाद जिसे कहते हैं बहुत ही ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ी थी रशिया को। और जैसे ही व्लादिमीर पुतिन पावर में आए हैं, बल्कि मैं आपको रेकमेंड करूंगा एक डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा ज़रूर, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, पुतिन एंड द प्रेसिडेंट्स की। जेराल्ड टोल अपनी किताब नियर अब्रॉड में लिखते हैं कि द एम ऑफ रशिया इज़ नॉट टू रिक्रिएट अ यूएसएसआर अगेन, बट टू मेक रशिया ग्रेट अगेन। रशिया के मज़ीद जो इंटरेस्ट्स हैं, अब मैंने आपको सबसे पहले एक रशिया की ज्योग्राफी समझाई थी, तो मैंने आपको ये बताया था कि रशिया जो है जियो स्ट्रेटेजिकली इनका मतलब हर जगह से गला घुटा हुआ है। इनके पास जो एक सेफ साइड है वो है इनका साउथ वेस्ट, यानी कि जहाँ पर क्रीमिया मौजूद है। अब क्रीमिया जो है, यहाँ पर एक पोर्ट है जिसे पोर्ट ऑफ सिवेस्टोपोल भी कहा जाता है। अब पोर्ट ऑफ सिवेस्टोपोल जो है ये एक मेजर वार्म वाटर डीप पोर्ट है, जो कि चंद जो नेचुरल हार्बर्स हैं रशिया को जो अवेलेबल हैं उनमें से एक है। अब क्रीमिया जो है इसकी भी तारीख बड़ी मज़ेदार है। वो तारीख ये है कि 1954 तक क्रीमिया रशिया का ही हिस्सा था, लेकिन 1954 के अंदर जो उस वक्त के यूएसएसआर प्रीमियर थे निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन टू कंट्रीज गिफ्ट कर दिया क्रीमियन पेनिनसुला यूक्रेन को। तब से क्रीमिया यूक्रेन का ही हिस्सा था। इसके अलावा जो उनका इंटरेस्ट जिसे कहते हैं इन डेंजर, खतरे में पड़ रहा था यूक्रेन से, वो ये था कि जब 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो कुछ एश्योरेंसेस दी गई थी रशिया को। वो ये कि नेटो की जो एक्सपेंशन है वो नहीं होगी, और ख़ास तौर पर जितने भी ये सोवियत के जो ममालिक हैं जो सोवियत रूस से अलहदा हो रहे हैं, यूएसएसआर से टूट रहे हैं, उनको नेटो में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो वेस्ट है उसने अपनी इन वादों का, अपने इन प्लेजेस का मान बिल्कुल भी ना रखा, और जितने भी हम लोग कह लें मोस्टली जितने भी स्टेट थे जो कि अलहदा हुए यूएसएसआर से, उनको उन्होंने नेटो में शामिल किया। यूक्रेन की बारी भी मसला ये था कि जो यूक्रेन की इस वक्त की सरकार थी, या 2014 में जो सरकार और आई थी डिग्निटी रेवोल्यूशन के बाद, वो चाहती थी कि हम लोग नेटो का और ख़ासतौर पर यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स बने।
दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन की जिसे कहते हैं मेंटेलिटी भी समझने की ज़रूरत है। व्लादिमीर पुतिन इज़ नॉट लाइक अ नॉर्मल प्रेसिडेंट। वो उनके लिए छोटी मोटी चीज़ें तो अहमियत की हामिल हैं ही नहीं। वो ये चाहते हैं कि उनके इर्द गिर्द के जितने भी ममालिक हैं, जितने भी यूरेशियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उनकी जिसे कहते हैं कि इन्फ्लुएंस वो ज़्यादा रहे, ख़ासतौर पर यूएसए से। जो व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, ये एक पॉलिटिकल हेजेमनी चाहते हैं यूरेशियन रीजन के अंदर रशिया की। तो दोस्तों अब वापसी हम आते हैं क्रीमिया के ऊपर। क्रीमिया के बारे में मैंने आपको अभी पहले उसकी हिस्ट्री बताई है। क्रीमिया में जो आबादी है वो तकरीबन 60% एथनिक रशियंस हैं। और अगर हम लोग इसको मैप पर देखें तो इट फॉल्स इन साउथ ईस्ट ऑफ यूक्रेन एंड साउथ वेस्ट ऑफ रशिया। ये एक पेनिनसुला है और इस पेनिनसुला पर अटैक किया था, इसको एनेक्स किया था रशिया ने 2014 में। इसमें यह हुआ था कि 2004 के अंदर यूक्रेन में देखी गई थी एक ऑरेंज रेवोल्यूशन, जिसके बाद यूक्रेन का कॉन्स्टिट्यूशन बदल दिया गया था। और यूक्रेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो कह लें काफ़ी हद तक प्रो वेस्ट और एंटाई रशिया रखा गया था। उसके बाद एक और प्रेसिडेंट आते हैं यूक्रेन में जिनका नाम था विक्टर यानुकोविच। अभी जो विक्टर साहब थे ये काफ़ी हद तक प्रो रशिया थे और एंटाई वेस्ट तो नहीं कह, लेकिन ये हॉस्टाइल थे टूवर्ड्स वेस्ट, क्योंकि इनकी इंक्लिनेशन जो थी वो रशिया की तरफ ज़्यादा थी। इन्होंने आते साथ दोबारा पॉलिसीज़ ऐसी ली अपनाई और कॉन्स्टिट्यूशन जो 2004 का था उसको स्क्रैप किया ताकि ये रशिया को अपीज़ कर सकें। लेकिन जो नॉर्मल आवाम थी वो इनसे नाराज़ थी, उन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू किए यूक्रेन के। और 2013 के एंड और 14 के स्टार्ट में देखी जाती है वहाँ पर द डिग्निटी रेवोल्यूशन। अब द डिग्निटी रेवोल्यूशन के अंदर मास प्रोटेस्ट्स होते हैं और आखिरकार जो विक्टर साहब थे इनको भागकर पनाह लेनी पड़ती है रशिया के अंदर। तो इस तरीके से 2014 के अंदर जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे वो भाग जाते हैं रशिया, और यूक्रेन के अंदर एक जिसे कहते हैं कि प्रो डेमोक्रेटिक एंड प्रो वेस्ट हुकूमत या सरकार आ जाती है। और 2004 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसको दोबारा री इन्फोर्स कर लेते हैं। जैसे ही ये सब होता है तो रशिया जो है वो अपनी आर्मी को भेजता है क्रीमिया में उसको एनेक्स करने के लिए। लेकिन यहाँ पर वो जिसे कहते हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्टेप लेता है, वो ये कि वो जो आर्मी भेजता है उसको भेजता है विदाउट एनी इंसिग्निया या विदाउट एनी एम्बलम। यानी कि जो आर्मी जाती है उनके ऊपर किसी मुल्क का झंडा नहीं लगा होता कि ये किस मुल्क की आर्मी है। तो जब रशिया से सवाल किया जाता है या उसके ऊपर कहा जाता है कि जी आपकी आर्मी जो है वो यहाँ पर आई है, तो रशिया कहता है कि हमें नहीं पता कौन है, दे आर नॉट आर पीपल, हमारी आर्मी तो ये है ही नहीं, क्योंकि इसके ऊपर कोई एम्बलम या कोई निशान नहीं है रशियन आर्मी होने का। इसके साथ साथ 2014 में जैसे वो क्रीमिया एनेक्स करता है तो रशिया सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स स्टार्ट करवा देता है डोनबास रीजन के, खासतौर पर दो आगे मेजर रीजन हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क रीजन में। अब अगेन लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन जो हैं ये एथनिक जिसे कहते हैं रशियंस यहाँ पर ज़्यादा मौजूद हैं और इनकी इंक्लिनेशन भी टूवर्ड्स रशिया ही है। दोस्तों क्रीमियन एनेक्सेशन के बाद होते हैं मिन्स्क एग्रीमेंट्स, मिन्स्क एग्रीमेंट 1.0, मिन्स्क एग्रीमेंट 2.0। अच्छा ये जो एग्रीमेंट्स थे ये इनका नेबरिंग कंट्री है बेलारूस जो कि प्रो रशिया है वैसे तो काफ़ी हद तक। इनकी जानिब से कोशिश थी कि दोनों ममालिक रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो रिलेशंस हैं वो अच्छे करवा जाएं। जो मिन्स्क एग्रीमेंट 1.0 था वो इसलिए फेल हो गया कि उसके अंदर रशिया ने आउटराइटली डिनाई कर दिया कि जी क्रीमिया में हमारी आर्मी मौजूद ही नहीं है। तो जब उन्होंने ये बात कह दी तो आगे बात कहाँ ही बढ़नी थी। और जो मिन्स्क एग्रीमेंट 2.0 थे जो कि 2015 में हो रहे थे उसके अंदर भी रशिया ने एक पख डाल दी। वो ये डाली कि जी इस मसले में दो जिसे कहते हैं ना पार्टीज़ नहीं हैं सिर्फ, यानी कि रशिया और यूक्रेन सिर्फ पार्टीज़ नहीं है, इस मसले की तकरीबन 4 पार्टीज़ हैं। एक रशिया, यूक्रेन, उसके अलावा पीपल्स रिपब्लिक ऑफ लुहांस्क एंड पीपल्स रिपब्लिक ऑफ डोनेट्स्क, यानी कि जो वो दो रीजन्स जो यूक्रेन के हैं जहाँ पर रशिया ने सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इग्नाइट करवाई हुई हैं, रशिया ने उनको दो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ रिकग्नाइज कर लिया। अब ये बात जाहिर बात है यूक्रेन ने कहा मानी थी एंड अगेन मामला खटाई में पड़ गया, मिन्स्क एग्रीमेंट 2.0 भी फेल हो गए। अच्छा दोस्तों अब 2022 तक तकरीबन 8 साल इनकी हॉस्टिलिटी चलती रही, आपस के अंदर स्किर्मिशेस थे, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे। लेकिन 2022 के अंदर लॉन्च करते हैं व्लादिमीर पुतिन साहब एक फुल स्केल इन्वेजन। अच्छा कभी भी व्लादिमीर पुतिन साहब ने इसको वॉर नहीं बोला, बल्कि हमेशा से वो इसे सिर्फ बोलते रहते अ स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन। ये जो 2022 की इन्वेजन थी ये कोई न्यू जंग नहीं थी दोस्तों, ये बल्कि एक एस्केलेशन थी जो पिछले 8 साल से इनका क्रीमियन कन्फ्लिक्ट चल रहा था उसी की। 2014 की क्रीमियन एनेक्सेशन के बाद और बाद में 2022 की ये जो फुल स्केल हम लोग कह लें इन्वेजन थी रशिया की जानिब से यूक्रेन में, इसके बाद नेटो को हमने देखा कि ये मजीद एक्सपेंड किया। इवन रिसेंटली स्वीडन भी और फिनलैंड भी जो है वो मेंबर्स बने हैं। बहरहाल जैसे ही जंग स्टार्ट हुई 2022 के अंदर या ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो बहुत ही हैरान कुन जिसे कहते हैं ना कि एक्शंस थे तमाम लोगों के लिए। वो इस तरीके से कि जो रशिया मिलिट्री थी वो बहुत ही हम कह लें ओवर कॉन्फिडेंट थी कि हम लोग जाएंगे और डायरेक्टली कीव जो है वो गिर जाएगा और हम लोग कब्जा कर लेंगे पूरे यूक्रेन में। लेकिन जो कह लें यूक्रेनियन आर्मी थी उसने नहायत ही कमाल तरीके की रेजिस्टेंस दिखाई रशियन आर्मी को, और इवन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फाइटिंग चलती रही काफ़ी टाइम तक। और
इधर मैं आपको एक चीज़ बताना चलूँगा कि यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। जो रशियन आर्मी थी वो लड़ रही थी यहाँ पर पैसों की खातिर, क्योंकि रशिया की एक आदत है वो आर्मी के साथ-साथ मर्सनरी ग्रुप्स जो होते हैं जैसे कि वाग्नर ग्रुप था, उनको हायर करती थी लड़ाई के लिए। लेकिन यूक्रेनियन आर्मी जो थी उनके लिए ये जो मोमेंट था ये था डू और डाई मोमेंट। अगर वो इधर लड़ेंगे नहीं, अगर वो इधर अपनी आइडियोलॉजी के लिए, अपने नेशनलिज्म के लिए नहीं लड़ेंगे तो वो सफाई हस्ती से ही मिट जाएंगे। इसलिए एक शानदार किस्म की रेजिस्टेंस देखी जाती है। और उसके बाद बल्कि जिन जिन रीजन्स को रशिया ने जिसे कहते हैं कि अटैक कर कर अपना कब्जा कर लिया था, काफ़ी जगहों पर काउंटर ऑफेंसिव भी किया जाता है यूक्रेन की जानिब से, खास तौर पर इसी डोंबास रीजन के अंदर। और जो जो विलेजेस थे उन्हें जिस पर कब्जा कर लिया था रशियन आर्मी ने, उनको भी रीगेन कर लिया जाता है। दोस्तों, और जो रशियन डिमांड्स हैं कह लें इस वॉर के पीछे, वो ये है कि सबसे पहले वो कहते हैं कि जो नेटो की जो एक्सपेंशन हो रही है उसे रोका जाए। उसके अलावा वो कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जितने भी न्यूक्लियर आर्सेनाइल्स या न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं यूरोप में, उनको वहाँ से रिमूव किया जाए। अगेन वो ये चाहते हैं कि उनके आसपास के जो ममालिक हैं, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, इनमें जो गवर्नमेंट्स हैं वो खास तौर पर प्रो जिसे कहते हैं रशिया रहे। दोस्तों, अगर मैं आपको यूरोपियन यूनियन या अमेरिका के इंटरेस्ट या उनकी पॉलिसीज बताऊं यूक्रेन को लेकर, तो हिस्टोरिकली बड़ा एक मज़े का फैक्ट है वो ये कि यूएसएसआर जो था, जो साबका सोवियत रूस था, उनके तकरीबन 3 ममालिक के पास न्यूक्लियर एटम्स या कह लें न्यूक्लियर आर्सेनाइल्स मौजूद थे। उनमें से एक यूक्रेन भी था। और अमेरिका के ही कहने के ऊपर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनाइल्स जिसे कहते हैं वो लेट ऑफ कर दिए थे इन 1990s। तो जाहिर बात है जैसे ही क्रीमियन एनेक्सेशन हुई, अमेरिका ने कहाँ मानना था। अमेरिका ने जिसे कहते हैं कि मज़ीद मिलिट्री एड देना शुरू कर दी यूक्रेन को। और जो रशियन क्लेम्स थे कि जी क्रीमिया हमारा है या क्रीमिया को एनेक्स कर चुके हैं, वो उन्होंने उसको टोटली कहा कि ये गलत है। क्रीमिया इज़ अ पार्ट ऑफ यूक्रेन और हम यूक्रेन की टेरिटरी और इंटेग्रिटी को मानते हैं, हम रशियन एग्रेशन के खिलाफ हैं। 2022 की इन्वेजन जैसे ही हुई तो उसके फ़ौरन ही बाद रशिया के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट किस्म की सैंक्शंस लगा दी गई। रशिया के जो बैंक्स हैं उनको स्विफ्ट टेक्नोलॉजी से बैन कर दिया गया। अब स्विफ्ट टेक्नोलॉजी एक ऐसा हम कह लें सोसाइटी है या एक ऐसा इंटरफेस है जिससे जितने भी तमाम ममालिक के बैंक्स हैं वो इंटरनेशनली आपस में कह लें इंटीग्रेटेड हैं। लेकिन रशियन बैंक्स को वहाँ से जिसे कहते हैं कि ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। रशिया के जितने भी फॉरेन रिजर्व्स डिफरेंट ममालिक के अकाउंट्स में पड़े थे उन्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। अच्छा, ज़िबिग्नेव ब्रेजिंस्की साहब एक फॉर्मर जिसे कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं यूनाइटेड स्टेट्स के, उन्होंने 1994 के अपने एक आर्टिकल जो कि उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में लिखा था, उसमें कहा था कि एक स्टेबल यूक्रेन जो है वो काउंटरवेट साबित होगा अमेरिका के लिए रशिया के खिलाफ। शायद इसी वजह से भी जो अमेरिका है वो बहुत सपोर्ट करता है। दोस्तों, अब हम ज़रा देखेंगे कि इस वॉर के जो असरात हैं ग्लोबल इम्प्लीकेशंस वो क्या हैं। सबसे पहले तो इस वॉर के चलते एक बड़ा सीवियर किस्म का एनर्जी क्राइसिस देखा गया ग्लोबली। वो इसलिए कि जो रशिया है वो ऑलमोस्ट 25% एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे यूरोप को। जाहिर बात है जंग हुई तो दोनों ये जो एनर्जी सप्लाई है ये डिस्टर्ब हुई और इसी के चलते चलते पूरी दुनिया की जो हम लोग कह लें कि चेन्स हैं, सप्लाई चेन्स हैं, वो डिस्टर्ब हुई। सोशल पॉलिटिकल अनरेस्ट देखा गया यूरोप के अंदर, वो इस वजह से कि यूक्रेन जो है ये ब्रेड बास्केट है दुनिया की। अब यूक्रेन से जो पहले वीट जाती थी वो जाती थी वाया ब्लैक सी, लेकिन अब जारी बात है आफ्टर द इन्वेजन ब्लैक सी भी एक वॉर जोन बना हुआ है, क्योंकि क्रीमिया जो है वो ब्लैक सी में फॉल करता है, वो पोर्ट है। यूरोपियन ममालिक जानकर जिसे कहते हैं कि इंपोर्ट करने लग गए वीट यूक्रेन से ताकि वो हेल्प कर सकें यूक्रेन को। लेकिन इसके चलते ये हुआ था कि जो फार्मर्स खुद मौजूद थे पोलैंड में, फ्रांस में, डिफरेंट यूरोपियन ममालिक ने वो प्रोटेस्ट करने लगे अपनी हुकूमतों के खिलाफ कि आप तो उन्हें सिंपथेटिकली उनसे ग्रेन ले रहे हैं, उनसे वीट ले रहे हैं, लेकिन हम लोगों का क्या। एक इकोनॉमिक रिसेशन देखा गया जैसे ही दोनों ममालिक के दरमियान जंग छिड़ी, उसी वक्त जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बड़े हाई हो गए, क्योंकि रशिया हमें पता है ओपेक प्लस का मेंबर है। दोस्तों, अगर वे फॉरवर्ड की कोई बात की जाए इस कन्फ्लिक्ट के बारे में तो उस पर मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, वो ये कि अ डिफीटेड रशिया विल बी मोर डेंजरस। इसकी हम एनालॉजी ड्रॉ कर सकते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स से, कि जब 1918 के अंदर जर्मनी हार गया जंग अजीम यौम जो थी, वर्ल्ड वार 1 जो थी, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन की गई जिसमें बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग टर्म्स जिसे कहते हैं लगाई गई थी जर्मनी के ऊपर। और मैं तो खुद ये बात मानता हूँ कि जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स थी वो वन ऑफ द रीज़न थी वर्ल्ड वार 2 के स्टार्ट होने की। तो अगर रशिया को हराया जाए इस जंग के अंदर या उसे मजीद जिसे कहते हैं कि इरिटेट किया जाए, तो एक डिफीटेड रशिया जो एक हारा हुआ रशिया वो मजीद खतरा दे सकता है, पहुंचा सकता है इस दुनिया को। इसके चलते अब नेटो को अपनी जो एक्सपेंशन है वो ख़त्म करनी चाहिए और वेस्ट को ये बात जान लेनी चाहिए कि जो हम लोगों ने एश्योरेंसेस दी थी यूएसएसआर को, हमें कम अज़ कम उनके ऊपर तो अमल करना ही चाहिए। और इसके अलावा रशिया को भी अपनी एग्रेशन से बाज आना चाहिए। उसको दूसरे ममालिक, तमाम ममालिक जो हैं उनकी टेरिटरी, उनकी सॉवरेनिटी, उनकी इंटेग्रिटी का लिहाज करना चाहिए। तो दोस्तों, ये था आज के लिए। थैंक यू सो मच।